हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के इवन अदर हाई कोर्ट्स के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो पहला जजमेंट है उसका नाम है मृगुंद्र इंद्रावदन मेहता वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज clarified that failure to separately frame issues under Order 41 Rule 31 of CPC is not fatal if the appellate court adequately addresses them in its proceedings. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ऑर्डर 41 सीपीसी का वो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के बारे में बात करता है। जैसे कि जो हमारा सेक्शन नंबर 96 है सीपीसी का, वो एक पावर देता है किसको? उन व्यक्ति को जो अपील करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट अपील की पावर दी जाती है हमारे सेक्शन नंबर 96 में। वहीं पे ये जो ऑर्डर है, ये जो पावर है, ये पावर कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी? जिस व्यक्ति को ये पावर मिली है कि आप अपील कर सकते हैं, किसी डिक्री के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं, ये पावर है 96 में। और इसका प्रोसीजर दिया गया है ऑर्डर नंबर 41 में। ठीक, कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये दिया गया है ऑर्डर नंबर 41 में। ऑर्डर 41 सीपीसी यहाँ पे प्रोसीजर की बात करता है। ठीक, अब ऑर्डर 41 का ही एक रूल है, रूल 31, जो कि बात करता है कि आप जब कोई डिक्री पास करते हो, यानी कि जो अपीलेट कोर्ट है, जो अपील सुन रही है, जब वो पूरे मैटर को सुन लेगी तो वो ऑर्डर 31 में जो डिक्री पास हुई है उसमें कुछ पॉइंट्स रखेगी, यानी कि डिक्री में क्या क्या होगा, कंटेंट्स ऑफ डिक्री। तो पहली चीज यहां पे दी गई है पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि ये जो मैटर सुना गया है ये किन किन पॉइंट्स पर सुना गया है। ठीक, दूसरा, इसमें क्या डिसीजन आया है, इन पॉइंट्स पर अपीलेट कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया है। तीसरा, डिसीजन दिया है तो उसका रीजन क्या है, क्यों डिसीजन दिया है, वाई। ठीक, तो ये रूल 31 इस बारे में बात करता है। बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी वाला केस, इस वाले केस में रूल और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 1 इस केस में बात करता है, जिसमें बात की गई है पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि ये जो केस सुना गया है ये किन किन आधार पे सुना गया, क्या क्या ग्राउंड्स थे, क्या पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन थे। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने यह कहा है कि जो ये पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है रूल 31 में, इसकी हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। मतलब ऑर्डर 31 में लिखा है कि जो डिक्री है उसमें पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बट यहां पर क्या हुआ था, जज साहब ने, जिन्होंने मतलब कि निचली जो अदालत थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं लिखा, यानी अपनी डिक्री में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि जजमेंट में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में नहीं बताया। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 इस बारे में है, पॉइंट नंबर 2 इस बारे में है, पॉइंट नंबर 3 इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं लिखा था अपने जजमेंट में उन्होंने। पर जो उनका जजमेंट था, वो जब जजमेंट पूरा पढ़ा गया तो उस जजमेंट को पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा था कि ये जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ना, वो सारा का सारा कवर कर लिया है जजमेंट में। यानी जज साहब ने अपने जजमेंट में ये सारे जितने पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो सारे कवर किए गए हैं। बस क्या नहीं किया, उन्होंने पॉइंट वाइज नहीं बताया कि पॉइंट नंबर 1 इस बारे में, पॉइंट नंबर 2 इस बारे में, पॉइंट नंबर 3 इस बारे में। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यही बोला है कि ऑल दो ऑर्डर 41 और रूल 31 के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, बट अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही बड़ी एक गलती कर दी गई है। बट अगर ऐसा नहीं किया, मतलब ऑर्डर 31 को आपने फॉलो नहीं किया, तो ये गलती नहीं मानी जाएगी। उसके साथ एक शर्त है। शर्त क्या है कि आप जब पूरा जजमेंट पढ़ोगे तो उस पूरे जजमेंट में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में बात होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई इंसान आपका जजमेंट पढ़े तो ये समझ जाए कि हाँ, इस जजमेंट में ये चीजें उठी थी और इस चीज का ये डिसीजन आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस है शैंतो वर्गीज वर्सेस जुल्फिकर हुसैन। द सुप्रीम कोर्ट ruled that under section 102 clause 3 of CRPC a police seizure is not rendered invalid solely due to the delay in reporting it to a magistrate। जैसा कि जो हमारा सेक्शन नंबर 102 है, ये किस बारे में बात करता है? ये इस बारे में बात करता है कि जब भी अगर पुलिस ऑफिसर को ये शक होता है कि उसके सामने जो प्रॉपर्टी पड़ी है वो चुराई हुई प्रॉपर्टी है या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपराध हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है, विधि ने, लॉ ने ये सशक्त कर रखा पुलिस ऑफिसर को कि वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं।
किस प्रॉपर्टी को? उस प्रॉपर्टी को जिसे देखकर उन्हें लग रहा है कि शायद इस प्रॉपर्टी से कोई अपराध किया गया है या ये चुराई हुई प्रॉपर्टी है। ठीक, अब क्या होता है जब सीज हो जाती है, तो सीज होने के बाद जिस पुलिस ऑफिसर ने सीज करी है वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बनाने के बाद एकदम से तुरंतली इमीडिएटली क्या करेंगे, अपने सुपीरियर ऑफिसर को उस रिपोर्ट के बारे में या फिर कोर्ट को उस प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ था, जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने इस प्रॉपर्टी को सीज किया। सीज करने के बाद रिपोर्ट जो बनानी थी और जल्दी से जल्दी सुपीरियर ऑफिसर या कोर्ट को सबमिट करनी थी वो उन्होंने नहीं करा। उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट करने में कर दी देरी, लगभग 1 महीने के आसपास उन्होंने कर दी देरी। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए जिसकी प्रॉपर्टी थी, यानी जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी, जिससे उस प्रॉपर्टी को जिस व्यक्ति से लाभ हो सकता था, उस व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि साहब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रिपोर्ट थी वो तुरंत होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने गलती करी, एक एरर करा, और इस एरर की वजह से अब ये जो प्रॉपर्टी है ना जो सीज हुई थी, इसको आप फ्री कर दो, इसको आप छोड़ दो, जो पुलिस की कस्टडी में है इसको आप छोड़ दो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भले ही पुलिस ऑफिसर से गलती हुई है, डिले हुआ है रिपोर्ट सबमिट करने में, बट उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉपर्टी आपकी सीज हुई थी वो प्रॉपर्टी हम फ्री कर दें। ठीक है, गलती हुई है, डिले हुआ है, तो ये जो डिले है ना ये एक अलग प्रोसीजर है, इसकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बट ये जो प्रॉपर्टी सीज हुई है ना ये आपकी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हुई है। तो ये दोनों चीजें यानी डिले और सीजर ये दोनों अलग अलग चीज है, तो हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे। ठीक है, पुलिस ऑफिसर से गलती हुई, हम उसको बुलाएंगे, उससे पूछेंगे, अगर पुलिस ऑफिसर ने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, हमें सेटिस्फाइड कर दिया कि हमसे जो डिले हुई है क्यों हुई है, तो फिर तो कोई बात नहीं है। बट अगर वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो हम पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, बट आपकी जो प्रॉपर्टी जो सीज हुई है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। नेक्स्ट जजमेंट है आपका अख्तियारी खातून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला है आइए जानते हैं। यहां पे बोला गया डाइवोर्स्ड डॉटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू ए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अनलेस शी कैन प्रूव बोथ हर डाइवोर्स एंड डिपेंडेंसी ऑन हर फादर। तो सबसे पहला जो वर्ड है, जो सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा है, पहले हम ये जानते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता क्या है। देखिए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट आप सबने जरूर कहीं ना कहीं अपने समाज में देखा होगा, सुना होगा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसकी हो जाती है मृत्यु, तो अब जो वो जॉब कर रहा है वो जॉब उसको उसके या तो वाइफ को या लीगल एयर्स को मिल जाती है। ठीक, वो भी कैसे मिलती है, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये होता है आपका कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है सरकारी काम करते हुए, ठीक, तो उसके बिहाफ पर जो उसके डिपेंडेंट यानी कि जो उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जो उस पर डिपेंड करते थे, अब उनको मिल जाएगी सरकारी जॉब। तो ये होता है आपका कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। अब हुआ क्या, लेट सपोज इस वाले केस में एक ए नाम का व्यक्ति था जिसकी हो गई डेथ। अब डेथ होने के बाद इसकी एक डॉटर थी, इसकी क्या थी, एक डॉटर थी। अब ये डॉटर कह रही है कि ये जो मेरे फादर की डेथ हुई है, अब इनके बिहाफ पे मुझे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाए, बट डिपार्टमेंट मुझको मना कर रहा है। ठीक, डिपार्टमेंट मुझको मना कर रहा है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो डॉटर कहां पहुंच गई, कोर्ट। अब कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में पूछा गया डिपार्टमेंट से कि आप क्यों नहीं इनको अपॉइंट कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट ने कहा सर ये जो डॉटर है, पहली बात ये क्या है, ये मैरिड है। पहली बात क्या है, ये मैरिड है, और दूसरी बात ये डिपेंडेंट नहीं है। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, दो बात बोली कि सर ये जो महिला है, ये जो डॉटर है, पहली बात तो ये मैरिड है, शादीशुदा है, और ये डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने फादर पे डिपेंडेंट नहीं थी, तो इस वजह से हम नहीं दे रहे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देने का मकसद क्या था कि जिसकी मृत्यु हुई उस पर जो डिपेंड करते थे उनको देनी चाहिए थी, बट ये डिपेंड नहीं करती थी और इसकी हो गई थी शादी। वहीं डॉटर ने बोला कि सर ठीक है मेरी शादी हुई थी, बट अब मैं डाइवोर्स हूं, मैंने तलाक दे दिया था अपने पति को, तो अब मैं डाइवोर्स हूं और मैं लंबे समय से अपने पापा के साथ रह रही थी, अपने फादर के साथ रह रही थी, तो अब तो मुझे अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। बट ये जो डॉटर है ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाई।
ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाई कि इसने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया है। तो जब ये बात प्रूव नहीं कर पाई कि इसने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया है, तो इट मीन्स कि वो डिपेंडेंट नहीं है अपने फादर पे, तो इस वजह से उसको कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। अगर वो ये प्रूव कर देती कि उसको डाइवोर्स, मतलब उसने डाइवोर्स दे दिया है और वो अपने फादर पे डिपेंड थी, तो उसको कंपेशनेट अपॉइंटमेंट मिल जाता। नेक्स्ट केस, चिकुट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला हाईकोर्ट रूल्ड दैट accused cannot plead guilty to receive a lesser sentence and courts should not grant concession or adopt a lenient approach based solely on a guilty plea। क्रिमिनल प्रोसीजर आप सबने अगर पढ़ा होगा या जिन्होंने नहीं पढ़ा, वहां पे क्या होता है, जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, जब कोर्ट जज साहब चार्ज फ्रेम कर लेते हैं, उसके बाद वो चार्जेस पढ़ के सुनाया जाता है अक्यूज्ड को, जो अपराधी होता है उसको चार्जेस पढ़ के सुनाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके अगेंस्ट जो कार्यवाही चल रही है चलती रहे, या आप अपने गुनाह को कबूल करते हो, प्लीड्स गिल्टी कर रहे हो। अगर वो ये कहेगा कि साहब जो ये कार्यवाही चल रही है चलती रहे, तो कार्यवाही चलती रहेगी, यानी कि अब क्या होगा, एविडेंसेस होंगे, पार्टीज को सुना जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर एक्यूज्ड अपराधी बोल दे कि हाँ मैंने जो गुनाह किया है मैं वो स्वीकार करता हूं, प्लीड्स गिल्टी करता हूं, ठीक, अगर एक्यूज ने प्लीड्स गिल्टी कर लिया, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वजह से कि उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया तो अब उसकी सजा कम कर दी जाए। ये भ्रम नहीं होना चाहिए। केरला हाईकोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि इस वजह से कि एक्यूज ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, अब हम इसको इसकी जो सजा मिलनी चाहिए थी अब हम उसको कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहां पे इन्होंने यही बोला है कि इस वजह से कि उसने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है तो अब उसको कम सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। और ना ही कोर्ट उसको कोई कंसेशन देगा कि अच्छा चलो 2 साल की सजा थी, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा करते हैं 1 साल की दे देते हैं। तो कोर्ट ने बोला ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो हर अपराधी आएगा, अपराध करेगा, कोर्ट में कहेगा मैं प्लीड्स गिल्टी कर रहा हूं, मैंने स्वीकार करता हूं और मुझे कंसेशन दे दो। तो ये अप्रोच गलत है, केरला हाईकोर्ट ने ये बताया। लास्ट जजमेंट, भिकचंद सन ऑफ धोंदीराम, जो मर चुके हैं, सन ऑफ धोंदीराम, ठीक, वर्सेस श्यामाबाई धनराज गुगले। Third party who purchased property with knowledge of an ongoing appeal cannot claim protection as a bona fide purchaser to resist restitution। एक सीपीसी का कंसेप्ट है रेस्टिट्यूशन, जो कि सेक्शन नंबर 144 में बताया गया। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता क्या, सपोज करो एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, केस चल रहा है, ठीक। जजमेंट में जो ए नाम का व्यक्ति है उसको बोला गया है कि आप ना अपनी प्रॉपर्टी जो आपकी है, जो आप बोल रहे हो मेरी प्रॉपर्टी है, वो एक्चुअल में आपकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी है बी की, तो आप अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दो। ये जजमेंट में आया था। अब इसके अगेंस्ट कौन गया, बी कहां जाएगा अगेंस्ट, अपील में, सॉरी बी कह रहा हूं, ए जाएगा अपील। ए भाई साहब अपील में गए और अपील में जाके अपीलेट कोर्ट जो थी उन्होंने निर्णय को उल्टा कर दिया। लोअर कोर्ट ने क्या कहा था कि आप अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दो, अपीलेट कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, वो जो प्रॉपर्टी है वो बी की नहीं है, वो प्रॉपर्टी ए की है। तो उन अपीलेट कोर्ट ने कहा कि बी भाई साहब आप अपनी प्रॉपर्टी ए को वापस करो, ठीक। तो कोर्ट का जो ये आदेश होता है कि प्रॉपर्टी वापस करो, ये रेस्टिट्यूशन होता है, यानी कि जहां प्रॉपर्टी थी आप वहीं की वहीं प्रॉपर्टी पहुंचा दो, इसका मतलब होता है रेस्टिट्यूशन, ठीक। तो यहां पे हुआ क्या इस केस में, पार्टीज के बीच में केस चल रहा था, पार्टीज के बीच में केस चल रहा था, और वही जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ए को बोल दिया गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी बी को करो। इतने में क्या हुआ, ए भाई साहब थोड़े चालाक थे, तेज थे, उन्होंने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी ना एक सी नाम के व्यक्ति को बेच दी, सेल आउट कर दी। और ये बात सी को भी पता था, यानी सी की नॉलेज में ये बात थी कि इनके बीच में ना केस चल रहा है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी मुझे बेची गई है इसमें केस चल रहा है और ऐसे ऐसे है, और ये ए को बोला गया है कि प्रॉपर्टी बी को दे दो। उसके बावजूद सी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ये जो इसने प्रॉपर्टी बेच दी, अपील में गए, अपील में वापस जाके रेस्टिट्यूशन हो गया,
तो अब रेस्टिट्यूशन हुआ है, तो जी जो सी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, सी को बोला गया कि आप रेस्टिट्यूशन करो, वापस से प्रॉपर्टी किसको दो, ए को दे दो, सॉरी बी को दे दो, ठीक है। अब सी ने बोला कि सर मुझे ये पता नहीं था, मैं बोनाफाइड परचेजर था। बोनाफाइड परचेजर मतलब कि मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है, बट एक्चुअल में सी को पता था। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने यही बोला कि थर्ड पार्टी हु परचेज प्रॉपर्टी विद नॉलेज ऑन ऑफ एन ऑनगोइंग अपील कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन एज अ बोनाफाइड परचेजर। यानी कि जो थर्ड पार्टी है जिसको नॉलेज है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो वो बाद में बोनाफाइड परचेजर की तरह क्लेम नहीं कर सकता। अगर वो सच में बोनाफाइड परचेजर होता, सच में उसको नहीं पता थी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो फिर रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट नहीं लगता, वो प्रॉपर्टी सी की हो जाती। बट यहाँ पे सी को ऑलरेडी पता था और उसके बावजूद तो प्रॉपर्टी उसने परचेज करी, तो अब रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी उसे वापस करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये थे केसेस, कुछ सुप्रीम कोर्ट के, कुछ अलग अलग हाई कोर्ट्स के। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।